आज के हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं, इसमें अभी आपको पता है कि भारत में दो संस्था या एक पद या और एक संस्था कह सकते हैं, यानी उपराष्ट्रपति का पद और इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था जो संवैधानिक संस्था है, इस पर बहुत ही चर्चा चल रहा है। तो इसमें हम आज की वीडियो में जो क्लियर करने वाले हैं वो उपराष्ट्रपति का जो है संवैधानिक जो भी प्रावधान है उसको क्लियर करने वाले हैं। यानी कि अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही हमारे जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक मुद्दा को हटा के हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, वोट कैसे होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट लेता है, किस किस कंडीशन में वो हटाए जा सकते हैं, इन सभी चीज को हम समझेंगे। क्योंकि इनका जो वोटिंग प्रोसेस है किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, ये थोड़ा डिफरेंट है। जो हम लोग मुखिया या विधायकी में जो वोट देने जाते हैं आम जनता, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन थोड़ा अलग होता है। क्योंकि इसमें जो वोट देने का जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफर वोट, यानी कि पूरा नाम अगर बोले तो इसका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है। हम जो वोट देते हैं, आम लोग जो समझते हैं, वो उससे थोड़ा अलग है। इसमें ट्रांसफर होता है वोट। कैसे होता है, ये सारा कुछ प्रावधान जो भी संविधान में है उसके बारे में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए पहला ये जो वीडियो है, इसमें हम उपराष्ट्रपति के जितने भी संवैधानिक प्रावधान है उसको समझते हैं। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो समझने की बात है कि वोट कैसे होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट लेता है ना। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आर्टिकल 63 में कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। अब आप यहाँ पे क्लियर हो जाइए। जहां पे मैं वीपी लिखूंगा, क्योंकि लिखने में तो टाइम लगेगा क्योंकि ये बोर्ड है, वीपी जहां पे लिखूंगा यहाँ पे आप समझिएगा उपराष्ट्रपति हम लिख रहे हैं। ठीक है, जहां पे मैं पी लिखूं वहां समझिएगा राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं मैं, यानी प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। जहां पे ECI लिखूं वहां समझिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। क्लियर, यानी आर्टिकल 63 में कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, यानी उपराष्ट्रपति होगा, ये कहता है। आर्टिकल 64 ये कहता है कि भैया जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। इसको समझने की जरूरत है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। ठीक है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीतता है और वो बनता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो राज्यसभा का क्या हो जाएगा, सभापति होगा। यानी आप इस पद पे हैं, इसीलिए आप इस पद पे हैं, समझ रहे हो। अगर आप इस पद पे नहीं होते तो यहाँ पे नहीं होते, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। इस पद पे जो भी बैठेंगे वो इस पद के लिए सभापति होंगे, यानी राज्यसभा के सभापति वो होंगे जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 कहता है, दो चीज कहता है। एक तो कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट प्रेसिडेंट की तरह कब करेंगे, तो दो कंडीशन है। या तो अब्सेंस हो वाइस प्रेसिडेंट, यानी अनुपस्थित हो, किसी भी कारण से हो सकता है वो अनुपस्थित हो। कौन, प्रेसिडेंट, यानी मान लो कि विदेश चले गए और यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल कुछ को निभाना है, तो उस समय जो है वाइस प्रेसिडेंट रोल निभाएंगे प्रेसिडेंट का। यानी प्रेसिडेंट अगर अनुपस्थित है, यहाँ पे लिखा हूं ध्यान रखिएगा, तो इस समय वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे। एक समय और भी हो सकता है, यानी प्रेसिडेंट का सीट जो है वो रिक्त हो सकता है। तो रिक्त कब कब हो सकता है, या तो उनकी मृत्यु हो गई होगी, या तो वो त्याग पत्र दे दिए होंगे। प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं अभी, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं। प्रेसिडेंट या तो अनुपस्थित हो सकते हैं या उनका सीट रिक्त हो सकता है। अनुपस्थित होगा तो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट का रोल निभाएगा, और रिक्त होगा दो कंडीशन में, या तो उनकी मृत्यु हो गई होगी या त्याग पत्र हो गया होगा। अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 65 क्लॉज 2 में है कि अगर अनुपस्थित होते हैं प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा प्रेसिडेंट के रूप में। और ये जो मैं रिक्त की बात कर रहा हूं वो है आर्टिकल 65 क्लॉज 1 में है, इसको हटाओ। हाँ ठीक है,
तो ये हो गया, दो कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल निभा सकते हैं। अब अगर अनुपस्थित हैं तो प्रेसिडेंट का रोल वाइस प्रेसिडेंट निभा रहे हैं, और इस समय अगर जिस समय प्रेसिडेंट फिर वापस अपने पद पे आ जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिक निकल जाता है प्रेसिडेंट के सीट से। अब अगर रिक्त है, मृत्यु कारण है या त्याग पत्र कारण है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गए, वाइस प्रेसिडेंट क्या बन गए, प्रेसिडेंट। अब जब तक, अब ऐसा है कि उनके मृत्यु या त्याग पत्र के 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो जैसे ही प्रेसिडेंट का नया इलेक्शन होता है और वो शपथ लेते हैं, अपनी ड्यूटी पे आते हैं, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिक प्रेसिडेंट का रोल निभाना बंद कर देता है। यानी वाइस प्रेसिडेंट तभी तक रहेंगे जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होगा। अगर इस कंडीशन में रिक्त का कंडीशन है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना जरूरी है, और अनुपस्थित है तो वो तो कभी आएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट हट जाएगा। अब इसी आर्टिकल 65(3) कहता है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल निभाएगा तो जो भत्ते होंगे, जो वेतन होगा, वो उसको प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। यानी वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का रोल निभाएगा तो उनका जो वेतन और भत्ता होगा वो प्रेसिडेंट के हिसाब से होगा, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और उठता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सभापति है और प्रेसिडेंट अनुपस्थित है या रिक्त है उनका पद, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल निभा रहा है, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का रोल निभा रहा है, तो क्या राज्यसभा के सभापति का भी रोल निभाएगा? तो नहीं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद निभाएगा तो ऑटोमेटिक वो राज्यसभा के पदेन सभापति से खत्म हो जाते हैं। यानी यहाँ पे अब कौन सभापति होगा, सभापति का कौन संचालन करेगा? तो करेगा राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, तो हम आर्टिकल 66 को डील करते हैं। इसमें है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, यानी इसका सिस्टम क्या है, पद्धति क्या है, और कैसे कैसे होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट लेते हैं। इसी में हम सीखेंगे कैसे वोट डालते हैं एमपी उपराष्ट्रपति के चुनाव में, कैसे वोट को ट्रांसफर किया जाता है, ये भी समझेंगे। अब देखिए, इसमें जो सिस्टम अपनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी यहाँ पे मैंने PRNSTV लिख दिया हूं शॉर्ट में, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमण मत। इससे नहीं समझ आया होगा, ये पद्धति है। चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, कैसे चुनाव होता है, जब मैं वो समझाऊंगा तब आप समझेंगे वोट कैसे होता है, ये सिस्टम होता क्या है। इसमें भाग कौन कौन लेता है? इसमें भाग लेता है लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ये नॉमिनेटेड अब हट गया है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे को पता है कि नॉमिनेटेड मेंबर यानी लोकसभा की जो सीट है 545 है, नहीं 543 है। क्यों? जो नॉमिनेटेड वाला जो 2 मेंबर नॉमिनेट होते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, वो संविधान के 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 में इसको हटा दिया गया। यानी अब कितने हैं? 543। क्लियर? मैं समझाने के लिए यहाँ पे दोनों लिखा था, अब आप समझिए। तो यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड यानी निर्वाचित, नॉमिनेटेड यानी मनोनीत। आपको पता है कि इसमें 543 है, इसमें 245 है। कैसे 245 है? ये है 233 और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करता हूं कि कौन कौन से एरिया से नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये नॉमिनेटेड होते हैं, आपको याद रखना है CLASS क्लास होता है ना, उसमें C हटा देना, LASS। ये हो गया लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र से आप नॉमिनेटेड हो सकते हैं, आर्ट यानी कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, सोशल सर्विस यानी सामाजिक सेवा से हो सकते हैं। तो ये 12 टोटल कितने यहाँ पे हो रहे हैं? 7, 8। लेकिन अभी जो MP हैं, टोटल MP जो यही सारे जो हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और कोई नहीं लेता है। और इसमें से अभी 782 ही MP एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, यानी कि कुछ सीट ऐसे हैं जो खाली हैं, जिसकी वजह से अभी कुल कितने MP ही वोट दे सकते हैं? कितने? 782।
यानी जिस उपराष्ट्रपति के पक्ष में इतना वोट गिर जाता है, यानी 391, हर एक एमपी का वोट वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अगर 2 कैंडिडेट है या कोई भी कैंडिडेट है, कितने भी कैंडिडेट है, अगर जिसको पहले 391 सीट वोट प्राप्त होते हैं वो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। तो कैसे वोट होता है सर, वोट समझाते हैं आपको। यहाँ आइए, आपने यहाँ समझ गया कौन कौन भाग लेते हैं। लोकसभा के इलेक्टेड, राज्यसभा के इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों टोटल हो रहे हैं इतने, लेकिन अभी भाग लेंगे, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, इतने भाग लेंगे, यानी इतने अगर किसी के फेवर में आता है, किसी कैंडिडेट के फेवर में, तो वो उपराष्ट्रपति बन जाता है। अब यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ पिंक, पिंक, ओके, ठीक है। अब आप समझिए मैंने पिंक क्यों किया, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इसका जो बैलेट पेपर होते हैं, बैलेट पेपर, बीपी मतलब बैलेट पेपर, वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको पिंक कलर कर लिया। अब यहां ध्यान दीजिए, ये है आपका मान लो बैलेट पेपर। अगर ये 2 कॉलम होंगे, इसमें नाम होगा, जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे, अब जो कैंडिडेट खड़े होंगे उसके नॉमिनेशन का क्या सीन है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपका प्रेफरेंस भरना है। ठीक है, पी लिख देता हूं, प्रेफरेंस भरना है, यानी आपको वरीयता के हिसाब से देना है कि आप पहले किसको चाहते हैं, दूसरा नंबर पे किसको चाहते हैं, तीसरा नंबर पे किसको चाहते हैं। तो मान लो 3 कैंडिडेट हैं, 4 मान लेते हैं, हालांकि ये एग्जाम्पल में बता रहा हूं और ये 2025 में अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। यहाँ पे 2 कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट हैं, 2, इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए अभी जो चुनाव होने वाला है आपको पता ही होगा, यानी इसमें नाम होगा, जो बैलेट पेपर एमपी को मिलेंगे, और इसमें आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, 1 2 3 करना पड़ेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे एक कैंडिडेट है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, आप समझ गए पिंक कलर का होता है बैलेट पेपर। ए कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट है, सी कैंडिडेट, डी कैंडिडेट है। आप अगर एमपी है तो आपको क्या करना है, वरीयता देना है। वरीयता देना है मतलब होता है कि आप 1 2 3 4 करेंगे कि आप पहले किसको चाहते हैं। अगर मान लो कि मेरा मन है कि सी जो कैंडिडेट है वो बने वाइस प्रेसिडेंट, पहले ये चाहते हैं, तो हम इतना करके भी हम बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन हम आगे भी कर सकते हैं। अगर हमको चाहिए कि नहीं, सी अगर ना बने तो डी बनना चाहिए, डी ना बने तो बी बनना चाहिए, नहीं तो ए बनना चाहिए, तो 1 2 3 4 अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे व्हिप जारी नहीं होता है। व्हिप क्या होता है इसको समझ लीजिए, यहाँ पे आपके लिए बेहतर होगा। हर एक पार्टी, हिंदी में से इसको बोलते हैं सचेतक, सचेतक। हर एक पार्टी अपना किसी मेंबर को व्हिप बनाता है, सचेतक बनाता है। उसका काम होता है कि नोटिस जारी करना अपने पार्टी के मेंबर को और अपने पक्ष में वोट दिलवाना। ठीक है, अगर कोई भी एमपी व्हिप जो जारी हुआ है कि मान लो कि एक प्रस्ताव आया है और एनडीए चाहती है कि इस प्रस्ताव के फेवर में हमको वोट करवाना है सारे एमपी से, तो सारे एमपी को व्हिप जारी होगा और सारे एमपी आके अपने पार्टी के अगेंस्ट यानी व्हिप के अगेंस्ट वोट नहीं डाल सकते हैं। अगर वोट डालते हैं तो वो एक कह सकते हैं कि उन पे कार्रवाई हो सकती है, दल बदल का कानून लागू हो सकता है, उनका मेंबरशिप वो खत्म हो सकता है। तो ये तो लगभग होता है, लेकिन इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता, यानी एमपी इंडिपेंडेंट है, यानी इसको पूछने वाला कोई नहीं है, यानी सेक्रेट वॉलेट होते हैं। कोई नहीं पूछेगा कि आपने किसको दिया, किसको नहीं दिया। अगर आपकी पार्टी कहती है कि ए को दो और आपने बी को दे दिया तो आप पार्टी से निकाले जाएंगे, किसको पता नहीं, सेक्रेट वॉलेट होते हैं। ठीक है, तो व्हिप जारी यहाँ नहीं होता है। तो इसीलिए चांस बनता है कि जिसके फेवर में जिस पार्टी का कम एमपी है उसका भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, मे बी। तो अभी जैसे मैंने बोला कि अगर आप एमपी हैं तो यहाँ 4 कैंडिडेट है तो 1 2 3 4 करना पड़ेगा। आप चाहे तो एक कम से कम एटलीस्ट 1 तो करना ही पड़ेगा। अगर आप 1 भी नहीं किए, अगर मान लो आपने 1 नहीं किया, यहाँ इसको हटाते हैं और 2 3 4 कर दिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा आपका, यानी इसका काउंट नहीं होगा। क्लियर, आपको 1 करना ही है। 1 किया और मान लो ये सब नहीं किया तो ये वैलिड है, सी के खाते में जाएगा आपका वोट। ठीक है, 2 3 4, समझ रहे हो। अब समझिए अभी वर्तमान की बात क्या चल रही है। वर्तमान में ये चल रहा है कि एक एनडीए है जो सीपी राधाकृष्णन को, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, सीपी राधाकृष्णन को वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़ा किए हैं, जो महाराष्ट्र के गवर्नर है। और एक ये एनडीए का है और एक इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार को, वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार को खड़ा किया है, वो है सुदर्शन रेड्डी।
और ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। तो आपको भी मिलेगा, जब आप अगर एमपी हैं तो आपको मिलेगा सीक्रेट बैलेट पेपर मिलेगा। आप इसमें 1 और 2 करेंगे, नहीं 2 मन नहीं है करने का तो आप 2 नहीं करके 1 करेंगे, लेकिन आपको 1 करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ 2 कर दिए 1 नहीं किए, ऐसा नहीं चलेगा। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का भले ही इसका नाम हो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफर वोट, अपने इंडिया में जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है इसके अकॉर्डिंग आप समझेंगे। 2025 में जो होता है, अभी तक जितने इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट थे उसमें 2 ही कैंडिडेट खड़े हुए। जब 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिक है किसी ना किसी को आगे किसी ना किसी को पीछे होगा, किसी ना किसी को मेजोरिटी से आगे मिलेगा, ऑटोमेटिक है किसी दूसरे को पीछे मिलेगा। जैसे कि 782 लोग वोट दे रहे हैं, 782 एमपी वोट दे रहे हैं, लोग नहीं दे रहे हैं, और इसमें मेजोरिटी के लिए 50% प्लस हाफ चाहिए। यानी जिस कैंडिडेट को 351 प्लस 1 यानी 392, इसका 50% होता है 391। ठीक है, यानी इतना वोट जिस कैंडिडेट को मिलेगा, या सीपी राधाकृष्ण मिले या एसआर को मिले जो इंडिया गठबंधन से है, इतना एमपी जिसके सामने 1 रेफरेंस देगा वो जीत जाएगा, है ना। तो किसी ना किसी एक को तो आना ही है। अगर मान लो तुम ये भी कह सकते हो कि 782 है, इसका 391 और 391 होता है, तो दोनों कैंडिडेट को इतना ही मिले, कह सकते हो, नो डाउट कह सकते हो, क्वेश्चन होता है। तो इसमें लॉटरी सिस्टम लगता है अगर बराबर हुआ तो, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो ये होता है 2 कैंडिडेट होता है तब। अब देखो जो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला जो बात है, वो तब लागू होता है जब 2 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तब। जैसे कि अपने इंडिया में तो होता नहीं, लेकिन फिर भी समझ लो कि सिंगल ट्रांसफर वोट कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट में देखो कैंडिडेट 4 है, यानी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट 4 है। इसमें एक एमपी आया, उसने कहा कि हम सी को 1 नंबर पे रखते हैं, बी को 3 नंबर पे रखते हैं, डी को 2 नंबर पे रखते हैं, ए को 4 नंबर पे। इसी तरीके से 782 एमपी अपना अपना बैलेट पेपर भरेंगे और बॉक्स में डाल देंगे। जब काउंट होगा तो उसमें काउंट किया जाएगा कि ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें ए को कितने में, यानी 782 में से कितने एमपी ने 1 नंबर पे ए को रखा है, कितने एमपी ने बी को 1 नंबर पे रखा है, कितने एमपी ने 782 में सी को 1 नंबर पे रखा है, और कितने एमपी ने डी को 1 नंबर पे रखा है। यानी इसमें से किसी को अगर पहले राउंड में मान लो कि 392 एमपी ने 1 नंबर पे रख दिया तो ऑटोमेटिक है वो जीत जाएगा। अगर मान लो कि नहीं, एक बार में नहीं होता है, ठीक है, हो सकता है ऐसा बन जाए, बता देता हूं। 782 एक सिचुएशन ये है कि इसको 400 मिल जाए, इसको 100 मिल जाए, इसको 200 मिल जाए, 700 हो गया, इसको 82 मिल जाए। तो इसमें तो पहले राउंड में जीत गया कौन, ए जीत गया, क्योंकि 392 ही चाहिए था, 91 चाहिए था, ये जीत गया। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि पहला राउंड में कोई ना जीते। जब पहला राउंड में 351 प्लस या 392 किसी को नहीं मिलता है, ठीक है, तब क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो कैसे होता है भैया, अब समझिए। हो सकता है कि 782 एमपी में 300 एमपी ने ए को 1 नंबर दिया, ठीक है, बी को 782 एमपी में 200 एमपी ने, कैलकुलेशन के लिए ऐसा ले रहे नंबर, बी को 1 नंबर पे रखा, सी को भी 200 एमपी ने 1 नंबर पे रखा, और 82 एमपी ने डी को 1 नंबर पे रखा। तो यहाँ पे किसी को 392 नहीं मिल रहा है या 391 नहीं मिल रहा है, 50% भी नहीं मिल रहा है ना। तो इस समय क्या होगा, अब इस समय होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें 2 में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 है इसीलिए पॉसिबल है। अब देखो डी सबसे पीछे पड़ रहा है, यानी सबसे कम पहला पोजीशन पे, यानी पहला प्रेफरेंस सबसे कम किसको मिला है, डी को। ये आउट ऑफ रेस हो जाएगा, यानी इलेक्शन से बाहर। अब इसका जो 82 एमपी ने जो बैलेट पेपर भरा है, इसमें एक तो भरा होगा डी के लिए, 82 एमपी ने क्या किया, डी को 1 नंबर पे रखा, तो इसमें तो 2 भी तो रखा होगा किसी को, हाँ या नहीं। अगर मान लो एक बैलेट 82 में एक बैलेट पेपर निकालते हैं और 2 नंबर पे ए को रखता है, तो ये पेपर चला जाएगा ए के पास। फिर एक बैलेट पेपर निकाल लिए, एक और बैलेट पेपर जब निकाले, इसमें 2 नंबर पे जो रखा गया, 2 नंबर पे इसमें ए को रखा गया था, इसमें मान लो सी को रखा गया, ये चल जाएगा सी के खाते में। ऐसे ही 82 निकालेंगे और देखेंगे दूसरे नंबर पे किसको रखा है, ऐसे ही ट्रांसफर होते रहता है, और किसी ना किसी को ऐसे ट्रांसफर करते करते सबसे पहले इतना पूरा हो जाएगा और वो जीत जाएगा और बन जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। उम्मीद है कि आपको यहाँ से समझ आएगा। लेकिन इंडिया में ये जरूरत नहीं पड़ता है। जरूरत कहाँ पड़ता है, ये जरूरत पड़ता है प्रेसिडेंट वाले में, क्योंकि वहाँ पे स्टेट से भी एमएलए भाग लेते हैं और उनका वोट का जो वैल्यू होता है अलग अलग होता है, वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे सारे एमपी का वोट का वैल्यू 1 है ना,
वहां पे एमएलए भी लेते हैं, वहां वोट का वैल्यू 1 MP का 708 हो जाता है। ये और अलग अलग स्टेट के एमएलए का वोट का वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो अगर आपको पढ़ना होगा राष्ट्रपति के बारे में, कैसे वोटिंग होता है, कैसे वोट शेयर होता है, वोट वैल्यू कैसे बनता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब समझिए कुछ बेसिक चीज है। ये आपने क्या पढ़ा, ये आर्टिकल आपने पढ़ा 66। अब आप आर्टिकल पढ़िए 67। इसको भी पढ़ने की जरूरत है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है उसको आप पढ़ लीजिए, खत्म हो जाएगा, रखना नहीं है। 67 को हम पढ़ते हैं। अब देखिए 67 में है कि राष्ट्रपति का पद अवधि क्या होगा। 67 यानी राष्ट्रपति का पद पदावधि क्या होगा। ठीक है, अब देखो, या एक तो कि राष्ट्रपति बनता है तो अपने पद ग्रहण से 5 साल 5 ईयर का लिए होता है। ये भी तो हो सकता है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करके संबोधित, राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र दे दे। ये भी हो सकता है उनका मृत्यु हो जाए, पॉसिबल है, मृत्यु भी हो सकता है। ये भी हो सकता है उनके कार्यकाल मृत्यु, ये भी हो सकता है कि एक तो 5 साल वो करेंगे कार्यकाल पूरा, और ठीक है, और 67 ही बोलता है कि 5 साल का कार्यकाल होगा। हो सकता है त्यागपत्र दे देते हैं, मृत्यु हो जाता है। हो सकता है इसको हटाने का जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हटाने का जो प्रोसेस है वो है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा एक संकल्प पत्र लाएगा, और ये संकल्प पत्र 2 ही आधार पे लाया जाता है। एक तो दुर्व्यवहार के आधार पे, और एक असक्षमता के आधार पे, यानी सक्षम नहीं है अपने पद को निर्वहन करने के लिए, बीमार हो गए, पागल हो गए, कुछ भी हो सकते हैं, दुर्व्यवहार यानी अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो राज्यसभा लाएगी, 14 दिन का नोटिफिकेशन पहले दिया जाएगा उपराष्ट्रपति को, ताकि वो भी अपना, अगर मान लो उनको डिबेट करना है, उनको अपना पक्ष रखना है, तो मौका तो दोगे उनको सारा कुछ जानकारी उपलब्ध करने के लिए। तो ये 2 ही आधार पे क्या किया सकता है, उपराष्ट्रपति को हटाया सकता है। और ये आधार देखो, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, JUDGE, उनको जिस आधार पे हटाया जाता है, जिस तरीके से हटाया जाता है, उसी तरीके से इनको भी हटाया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के इन्हीं 2 आधार पे हटाया जाता है। और राज्यसभा 14 दिन का नोटिफिकेशन देगा। नोटिफिकेशन के बाद फिर प्रस्ताव पारित होगा, यहाँ से विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। ठीक है, विशेष बहुमत से, आगे मेजोरिटी होते हैं। अब ध्यान दीजिए, 5 साल ये कार्यकाल कर सकता है, ये कहता है 60। अगर 5 साल कर लिया और इसके आगे मान लो कि दूसरा उपराष्ट्रपति नहीं चुनाव उनका नहीं होता है, दूसरा का नया नहीं चुने जाते हैं, तब तक ये पद पे बने रहेंगे। अब अगर ये त्यागपत्र दे दिए, मृत्यु हो गया, राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित हो गया, और लोकसभा फिर साधारण बहुमत से पारित कर दिया, तो इनका 5 साल के अंदर भी ये हट सकते हैं। ठीक है, तो ये है 67। अब ध्यान दीजिएगा 68 क्या कहता है। 68 इनके रिक्ति पे भरने की बात करता है। यहाँ पे हमने ये चीज समझा, 68 भी यही समझ लीजिए। इसमें कहता है कि अगर मान लो कि 5 साल कार्यकाल है, तो इनके कार्यकाल से पहले ही चुनाव करा लेना है नया के लिए। ठीक है, नया चुनाव कार्यकाल समाप्ति से पहले ही करा लेना है। 68 कहता है, कब तक करा लेना है ये नहीं कहता है, कहता है कि पहले ही करा लेना है। अब 68 ही कहता है अगर उनका मृत्यु होता है, त्याग कर देते हैं, राज्यसभा उसको हटा देती है ना, तब जब नया कोई चुनाव होकर राष्ट्रपति आएगा तो अपने कार्यकाल से 5 साल तक करेगा, ना कि जो शेष बच गया। यानी मान लो कि ये उपराष्ट्रपति बने 2023 में, इनका कार्यकाल 5 साल का होगा 28 तक, या मान लो 2025 में इनकी मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिए, या राज्यसभा इसको हटा दिया, है ना, 3 ही कंडीशन हो सकता है। तो अब नया चुनाव होकर जो आएगा, ये नहीं है कि बचा हुआ 3 साल कार्यकाल पूरा, नहीं, 25 से 5 साल तक करेगा। समझ रहे हो? ठीक है, ये है आर्टिकल 68। 69 कहता है, यही समझ लेते हैं। आर्टिकल 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लिया जाएगा। वही आपको पता है, मैं फलना ईश्वर का शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित, यही जो होता है लाइन, है ना, वैसे शपथ लेते हैं। ठीक है, और ये राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, या राष्ट्रपति किसी को अपॉइंट करते हैं, उनके सामने ये जो है शपथ लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन कुछ चीज और समझ लीजिए। कुछ चीज क्या समझना है, कुछ चीज ये समझना है, जैसे कि कुछ संविधान में कुछ प्रावधान नहीं है लेकिन वो रूल है। जैसे कि आप अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए, यही समझा देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप क्या करते हैं, चुनाव आपको लड़ना है, तो नामांकन कराना होता है, आपको पता होगा। और इस नामांकन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम आपके फेवर में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, ठीक है,
होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आरबीआई में आपको 15 के यानी 15,000 रुपये आपको जमा करना होगा जमानत राशि के रूप में, जमानत राशि के रूप में। ठीक है, ये समझ गए। अब एक दो चार चीज एक दो चीज और अच्छी समझ जाइए आप, कुछ बेसिक चीजें समझने की जरूरत है। अब कहता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होगा, तो वो हो गया। तो उसके लिए होगा कि आप जो है भारत का नागरिक होंगे, पहला क्या होंगे, भारत के नागरिक, और आपका कम से कम 35 साल होना चाहिए एज। ठीक है, उसके बाद आपके पास राज्यसभा में सदस्य बनने की अर्हता में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और यह भी है कि आप किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो सकते, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के किसी भी पद पे आप नहीं हो सकते। लाभ का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं इसको। लाभ का पद से जो एक्सेप्शनल है, जिसको हम लाभ पद नहीं कह सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेंट्रल स्टेट का मिनिस्टर, ये सभी जो होंगे, और भी हैं बहुत सारे लिस्ट हैं, ये सभी एक्सेप्शनल होंगे जो लाभ का पद नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसे लोग जो चुनाव लड़ सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक जानकारी। अब कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको और कुछ जानने की जरूरत होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो आप हमको बताइए। हालांकि मेरा दिमाग अभी इलेक्शन कमीशन में ज्यादा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का भी तरीका चेंज कर दिया गया है, और अभी बिहार में SIR चल रहा है, उससे भी बहुत सारे विवाद को छोड़ के इलेक्शन कमीशन का जो संवैधानिक प्रावधान होगा उस पर हम बात कर लेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।